नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खास खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल की नगरी उज्जैन से निकाय चुनाव का शंखनाद कर दिया है। इससे पहले सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा महाकाल के दरबार पहुंचे, मत्था टेका, अभिषेक किया और उसके बाद जन आशीर्वाद लेने रैली की शक्ल में उज्जैन की सड़कों पर निकल पड़े। कालों का काल यानी महाकाल के दर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। साथ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी थे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे श्रद्धा भाव से सीएम शिवराज ने हाथ जोड़कर महाकाल का आशीर्वाद लिया। ये भक्ति भाव किसी खास मकसद के लिए है। सूबे में कुछ दिनों में पंचायत और निकाय चुनाव है। सीएम महाकाल से जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और महाकाल की नगरी से ही निकाय चुनाव का सीएम ने शंखनाद किया। महाकाल का आशीर्वाद लेकर जन आशीर्वाद के लिए रैली की शक्ल में निकल पड़े। उज्जैन की सड़कों पर जब सीएम की रैली निकली तो कई दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई। एक बुजुर्ग महिला भीड़ को चीरती हुई सीएम शिवराज को माला पहनाने पहुंची, जबकि एक बुजुर्ग हाथों में चाय का कप लिए सीएम को देने पहुंची। दोनों ही तस्वीरें सीएम शिवराज के जनता से जुड़ाव की तस्दीक कर रही है। रैली में आगे 54 वार्डों के प्रत्याशी चल रहे थे। उनके पीछे रथ पर मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल साथ थे। प्रचार वाहन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी भी सवार थे। सभी 54 प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में शहीद पार्क पहुंचे। यहां सभा को संबोधित किया। संबल योजना बंद कर दी थी। अरे 15 महीने क्या आ गए दादा, सारी योजनाएं बंद। बताओ, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे कोई काम उज्जैन में हुआ क्या विकास का? सारे काम बंद। कमलनाथ कहते थे मैं क्या करूं, मामा खजाना खाली कर गया। यही कहते रहते, मामा खजाना खाली कर गया। मैं कहीं लूट के ले गया था कमलनाथ। अरे मैं जब बना तब तो कोविड आ गया था, कोरोना, टैक्स आना बंद, दुकान बंद, बाजार बंद, बिजनेस बंद, कारखाने बंद, ठेला नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बाद भी बताओ गरीबों के लिए मैंने कमी आने दी क्या? वो कहते थे हमारे पास पैसे ही नहीं है। और आज महाकाल बाबा की कृपा से मैं आपसे कहता हूं, मामा के पास पैसा की कमी ही नहीं। यानी चुनावी शंखनाद हो चुका है, लेकिन महाकाल की नगरी से अभियान की शुरुआत कर सीएम शिवराज हिंदुत्व वाला संदेश भी दे दिया और महाकाल से आशीर्वाद भी लिया। अब तय जनता को करना है कि वो उनके भरोसे पर कितना खरे उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या ये तय माना जाए कि कम से कम निकाय चुनाव में सियासी दलों की हार का ठीकरा अब ईवीएम के सिर नहीं आएगा? क्या निकाय चुनाव से ईवीएम पर उठने वाले सवालों पर ब्रेक लग जाएगा? इन चुनावों में पारदर्शिता के लिए एडवांस तकनीक की ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी, जिनमें दर्ज होगा हर एक वोट का रिकॉर्ड। तो निकाय चुनाव में होने वाली जीत हार उम्मीदवारों को मंजूर करनी होगी, क्योंकि इस बार उम्मीदवार और सियासी दल हार का ठीकरा ईवीएम पर नहीं फोड़ पाएंगे। निकाय चुनाव में इस बार एडवांस तकनीक की ईवीएम मशीनें होंगी। इन मशीनों में कंट्रोल और बैलेट यूनिट के साथ डीएमएम भी होगा, डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, जिसके जरिए हर एक वोट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये जो डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल है, ये भी बड़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। हमने पिछले दिनों एक प्रेस विज्ञप्ति भी सभी लोगों के जानने के लिए इसको इशू की थी कि इसमें खुद का एक यूनिक आईडी होता है, नंबर होता है। जब हम इसको मशीन में लगाते हैं ईवीएम में, तो अपना यूनिक आईडी डिस्प्ले करती है। आप जैसा जानते हैं कि ईवीएम की जब कमीशनिंग होती है, कमीशनिंग से मतलब यह है
कि जैसे हमारे अभ्यर्थी फाइनल होते हैं तो ईवीएम में कैंडिडेट सेटिंग की जाती है और उसमें हम मतपत्र लगाते हैं, हर कैंडिडेट का डेटा वगैरह सब फिट करते हैं, जिसको हम लोग कमीशनिंग कहते हैं। वो भी राजनीतिक पार्टियों के और कैंडिडेट्स के उपस्थिति में या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होता है। वो हर मशीन को देखते हैं, उसमें जो डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल डीएमएम लगा है उसका नंबर देखते हैं, सब तरह की सेटिंग्स देखते हैं। खास ये है कि डीएमएम मशीन को 6 महीने तक सील बंद रखा जा सकता है। इसमें यूनिक आईडी नंबर भी जारी होगा जो केवल प्रत्याशियों और एजेंट के पास ही होगा। सबको नंबर शुरू से मालूम है, जब कमीशनिंग शुरू हुई थी तब से नंबर पता है। फिर जब मतदान केंद्र में मशीन जा रही होती है तो वो उनको पता है कि फला मतदान केंद्र में इस नंबर की मशीन जा रही है। फिर जब काउंटिंग हो रही होती है तो भी नंबर पता है, और काउंटिंग में जब मशीन उनके सामने खोली जाती है तो भी वही नंबर होता है। तो सब चीज बहुत ट्रांसपेरेंट है और वर्षों से स्टैब्लिश प्रोसेस है ये। पिछले चुनावों में भी नगर पालिका और पंचायत की यूज हुई थी। तो क्या माना जाए कि इस अत्याधुनिक तकनीक वाली ईवीएम मशीन अब तक ईवीएम पर लगे सारे पुराने दाग धो देगी? सवाल ये भी कि हार के लिए अब नेता और सियासी दल किसे जवाबदार ठहराएंगे? भोपाल में रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सवालों को लेकर प्रतियोगी ही नहीं, अब सियासत में भी ये पूछा जा रहा है कि भाई ये सवाल आ कहां से रहे हैं। कश्मीर को लेकर उठे सवाल पर बवाल अभी थमा नहीं था कि लीजिए एक और सवाल अब पूछा गया है कि कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला किसने कहा। चुनावी माहौल में इस सवाल ने बीजेपी को सियासत का मौका दे दिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का एक और सवाल सुर्खियों में है। अभी कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने से जुड़ा बवाल नहीं थमा था कि लीजिए अब एमपीपीएससी के एक और प्रश्न पर बवाल मच गया। पीएससी की परीक्षा में 53 नंबर पर पूछा गया सवाल, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? कांग्रेस प्रतिक्रिया से पहले इस पर बीजेपी का बयान आया। पार्टी ने ऐतराज जताया और तंज भी किया कि आज़ादी के समय की कांग्रेस शिक्षित थी, लेकिन अब की कांग्रेस राहुल और सोनिया की चाटुकारिता वाली कांग्रेस है। बीजेपी ने परीक्षा में महात्मा गांधी से जुड़े एक सवाल पर भी आपत्ति दर्ज की है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह है कि वो पीएससी के जो पेपर बनाने वाले हैं उनकी जांच परख करे, आवश्यक कार्रवाई करे, संदर्भ से ना जोड़ते हुए जिस प्रकार के सवाल उसमें किए जाते हैं वो निश्चित तौर पर भ्रामक हैं, समाज में भ्रम पैदा करने वाले हैं, समाज की अस्मिता और ताने बाने को तोड़ने वाले हैं। कांग्रेस तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। तब की कांग्रेस महात्मा गांधी की, गोखले की, तिलक की कांग्रेस थी। आज की कांग्रेस सोनिया, राहुल, प्रियंका की कांग्रेस है। चाटुकार और चापलूस कांग्रेस है और एक खानदान की चापलूस कांग्रेस है। इसलिए तब की कांग्रेस से अब की कांग्रेस को जोड़कर भ्रमपूर्ण प्रश्न करना आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेले के सवाल पर कांग्रेस का बयान कि यही तो कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन बीजेपी को यह सलाह भी कि पार्टी सियासत करने के बजाय एमपीपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा ले। पीएससी परीक्षा में सभी तरह की व्यवस्थाओं के लिए पीएससी चेयरमैन जिम्मेदार होते हैं। पीएससी के प्रश्न पत्रों में राष्ट्र विरोधी प्रश्न पूछे गए, उसके बाद भी पीएससी चेयरमैन पर कार्रवाई ना करके भारतीय जनता पार्टी के नेता उल जलूल राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है और वर्तमान भी गौरवशाली है। ऐसे में कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास के प्रश्न जब भी आते हैं, भाजपा के नेताओं की पीड़ा समझी जा सकती है। एमपीपीएससी का प्रश्न पत्र सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। पहले कश्मीर, उसके बाद गांधी और अब कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेले के संदर्भ का सवाल। क्या ये सवाल किसी सियासी मकसद के साथ प्रश्न पत्र का हिस्सा बन रहे हैं? सवाल ये भी कि इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई क्या काफी है? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। माना जा रहा है कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पूरी हो चुकी है, इसीलिए बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस के तमाम नेताओं के चेहरे पर सुकून के भाव दिखाई दिए। स्वास्थ्य कारणों से अभी सोनिया गांधी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं जा पाई, लेकिन कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहेगा। 27 जून को विधानसभा वार देश भर में कांग्रेस अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।
इसे ईडी से पूछताछ पूरी हो जाने की खुशी कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के मंत्रियों विधायकों के साथ राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाई। कांग्रेस मुख्यालय में खुशियों का माहौल जैसा दिन था, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहेगा। लड़ाई लंबी चलेगी, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। राहुल जी ने जो बात कही कि ईडी का मामला बहुत छोटा है, मुख्य बात है देश की सीमा की सुरक्षा, देश के नौजवानों के भविष्य, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी और 27 तारीख को सभी विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 13 जून को पूछताछ शुरू की थी। इस सिलसिले में 5वें दिन उनसे 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी ने अब तक 5 दौर की पूछताछ में कुल 54 घंटे बिताए। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने उनसे कई सत्रों में सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। फिलहाल राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नया समन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम अभी के लिए राहुल गांधी से पूछताछ पूरी कर ली गई है। राहुल जी ने कहा कि मैं जब ईडी ऑफिस में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे कार्यकर्ता और नेता मेरे साथ में है, तो उन्होंने एहसास किया है। उनका जो अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में आस्था है, विश्वास है, और उसी के तहत वो ताकतवर अपने आप को महसूस करते हैं। लगातार 5 दिनों तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बुला रही है, क्या पूछ रही है और बता भी नहीं रही है। देश की जनता देखना चाहती है आखिर मसला क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मदहोश में, सत्ता के गुरूर में हमारे नेता को परेशान करना चाहती है, मगर हमारे नेता परेशान नहीं होने वाले हैं। 23 जून को सोनिया गांधी से पूछताछ होनी थी, लेकिन ईडी के सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आएंगी। कांग्रेस प्रमुख सोनिया ने मेडिकल ग्राउंड का हवाला दिया है और स्वास्थ्य लैब के बाद पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने की बात कही है। सोनिया गांधी को भी बुला रखा था, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने मना कर दिया। तो क्या लगता है कि सर ये सरकार अब ये मामला दब जाएगा? राहुल को आज नहीं बुलाया, कल सोनिया गांधी भी नहीं जाएंगी, तो सब आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है सत्याग्रह, उससे दबाव में है सरकार? मैं ये नहीं कहता कि वो दबाव में या नहीं है, लेकिन वो किसी स्तर पे जाएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहेगा। 27 जून को विधानसभा बार कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी, यानी कांग्रेस की ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश की शान कहे जाने वाले भिलाई स्टील प्लांट में इन दिनों हो रहे हादसों ने इसकी छवि धूमिल कर दी है, लेकिन अब इस्पात राज्य मंत्री ने इसे गंभीरता से लिया। फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि संयंत्र की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। की दृष्टि से इसके पहले इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सबसे पहले हम सेफ्टी को ध्यान दिए हैं, और इसीलिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस पर थोड़ा इग्नोर करते हैं, लापरवाही करते हैं, और इसके कारण इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसकी सज़ा उनको हमने दिया है। परंतु इसको हमने गंभीरता से लिए हैं और भविष्य में हम कोशिश करेंगे इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, ये रोके, ये हम प्रयास करेंगे। संयंत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद संयंत्र के भीतर यूनियन नेताओं, श्रमिक नेताओं और अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है, जो संपूर्ण जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा राज्य शासन की ओर से भी एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो पूरे संयंत्र का भ्रमण कर रही है और हर विभागों, फैक्ट्रियों, मिलों तक पहुंचकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। त्रुटि हम लोग पा रहे हैं कि हमारे जो मैक्सिमम हाथ से ठेका श्रमिकों के हो रहे हैं, और ये जो ठेका श्रमिक है ये जब आते हैं इनको काम में लगा दिया जाता है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, तो जिस कारण भी हादसे होते हैं। तो हम लोग ने कुछ सुझाव भी रखा है मैनेजमेंट के सामने, जिसमें से मुख्य सुझाव यह है कि आदमी को स्पॉट में उसको सेफ्टी का ट्रेनिंग दिया जाए। जो ठेका श्रमिकों को जो टूल्स दिए जाते हैं, सेफ्टी किट्स, उसको मैनेजमेंट खुद खरीदे और ठेकेदार से भले पैसा उसके बदले में ले ले। आपको बता दें कि संयंत्र में एक समय में करीब 25,000 नियमित वर्कर काम करते थे, जिनकी संख्या अब घटकर करीब 16,000 तक पहुंच गई है। हालांकि कई महत्वपूर्ण कार्य ठेका श्रमिकों के जिम्मे कर दिया गया है, जिनके पास काम का कोई अनुभव नहीं है और न ही प्रबंधन ने इन्हें कोई प्रशिक्षण दिया।
एक तरह से प्रबंधन इन्हें झोंक कर अपना उत्पादन करवा रहा है। यही वजह है कि आए दिन अधिकांश मामलों में ठेका श्रमिक ही दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। मैं बीएसपी प्रबंधन से ये मांग करूंगा कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो, साथ ही साथ जो कमियां हैं, जो प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरतें हैं, उन मेंटेनेंस की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। सेफ्टी मेजर्स जो उठाने चाहिए वो उठाए जाएं, और जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम ये मांग करते हैं कि वे इस बात की ताकीद करें कि प्लांट में जहाँ पर ऐसे मजदूर कार्य करते हैं जो हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर वे तमाम सेफ्टी मेजर्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बहुत ही आज के दिनों में अनिवार्य चीज़ है। भिलाई इस्पात संयंत्र न सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश बल्कि देश की प्रमुख इकाई है। ऐसे में यहाँ हो रहे हादसे निश्चित रूप से संयंत्र। स्कूल खुल गए हैं, बच्चों से गुलजार भी हैं, लेकिन जिन बसों में सवार होकर बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और स्कूल से घर लौट रहे हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, इसकी जांच जरूरी है। ऐसे में रायपुर की सड़कों पर आज यातायात विभाग और आरटीओ ने फिटनेस की जांच के लिए खास अभियान भी चलाया, ताकि सड़कों पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पिछले 2 साल से कोरोना ने बच्चों को घरों में कैद कर रखा था। तब से पीली पीली स्कूल बसें भी सड़कों पर नजर नहीं आती थी, लेकिन अब जबकि स्कूल बच्चों से गुलजार होने लगे हैं तो बच्चों की स्कूल बसें भी सड़कों पर दौड़ने लगी हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि 2 साल बाद जब ये बसें सड़कों पर आई हैं तो कितनी फिट हैं और गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है। इसकी जांच के लिए खुद डीएसपी संतोष ठाकुर सड़कों पर उतरे। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते विगत 2 वर्षों से स्कूल बसों की फिटनेस की जांच नहीं हो सकी थी। अब आप देख लीजिए, यातायात विभाग बसों की जांच कर रहा है। डीएसपी सतीश ठाकुर खुद यहां पर मौके पर हैं और जो यातायात की टीम है वो यहां पर मौके पर मौजूद है और जांच कर रही है। और आप देख सकते हैं बसों की परमिट की जाँच की जा रही है। सुबह सुबह सड़कों से होकर गुजरने वाली स्कूल बसों को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। गाड़ी की परमिट से लेकर उन तमाम 16 बिंदुओं के आधार पर फिटनेस की जांच की गई, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बसों को लेकर तय कर रखी है। जैसे स्कूल बसें पूरी तरह फिट होनी चाहिए, स्कूल बस चलाने के लिए अनुभवी ड्राइवर ही होने चाहिए, अलग से एग्जिट गेट, फायर टूल, फर्स्ट एड किट अनिवार्य होनी चाहिए। हमारे बीच सतीश ठाकुर सर हैं मौजूद। सर बताएंगे किस तरह की जांच हो रही है पूरी? अभी स्कूल खुल गया है और जो स्कूल बस चल रही है उसका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं। 16 बिंदु की गाइडलाइन है उसका हम लोग चेक कर रहे हैं, और जो लाइसेंस होना चाहिए उसको चेक कर रहे हैं, और जो नॉर्म्स है उसको पालन किया जा रहा है कि उसको चेक कर रहे हैं, ताकि जो गाइडलाइन होना चाहिए और जो नियम होना चाहिए उसका पालन बस वाले भी करें, बस के स्कूल संचालक भी करें। तो आज सरप्राइज चेकिंग की गई है यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग के द्वारा, और ये लगातार हम लोग चेकिंग करेंगे और समझाइश भी दे रहे हैं जो कमियां हैं उसको शीघ्र ही दूर कर लें। सीसीटीवी वगैरह की भी जांच हो जाएगी, फर्स्ट एड है या नहीं है? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें 16 बिंदु की गाइडलाइन है, उसमें सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जाली लगा होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, और इसके अलावा स्पीड गॉर्नर लगा हुआ होना चाहिए, और जो बच्चों के बैग रखने के लिए जगह होना चाहिए, एग्जिट का गेट होना चाहिए। तो ये जो अलग अलग गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है कि नहीं उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। और वाहन जो अनुभवी वाहन चालक है या नहीं ये प्रमुख होता है, और जिस तरह से बसों में जो नंबर है वो है या नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो कांटेक्ट कर सकते। हाँ, उसके लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हम लोग इनको दे रहे हैं, और जो इमरजेंसी डोर होता है वो डोर है कि नहीं है, बच्चों को उसकी जानकारी है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं और उसका पालन जरूर करें। बिल्कुल, आगे और भी जारी रहेगी कार्रवाई। हाँ, निश्चित रूप से अभी स्कूल खुला हुआ है, 16 तारीख से स्कूल खुला है, और लगातार हम लोग इसका अभियान करेंगे, सरप्राइज चेकिंग भी करेंगे, और वो जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए समय भी देंगे। तो निश्चित रूप से जो गाइडलाइन है उसका पालन सभी करें। यातायात विभाग की इस फिटनेस चेकिंग में कई स्कूलों की बसें पूरी तरह फिट पाई गई तो कई बसों में खामियां। इसीलिए यातायात विभाग ने समय समय पर इस तरह की फिटनेस जांच का फैसला लिया है, ताकि सड़कों पर आपके मासूमों की जिंदगी महफूज रहे। यातायात विभाग
कि ये जो टीम है जो संयुक्त रूप से जांच कर रही है, विगत 2 वर्षों से कोविड के चलते स्कूलों के पट बंद थे, इसलिए फिटनेस की जांच नहीं हो सकी थी। लेकिन अब यातायात और परिवहन विभाग ने मुस्तैदी के साथ जो है जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी के साथ ही खास खबर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।